साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग घटना चक्र की पूर्वालोकन के तहत जो आपका सामान्य विज्ञान से संबंधित जो लेटेस्ट पूर्वालोकन है उसको यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। और सबसे पहले हम लोग जो विज्ञान का आपका फिजिक्स वाला पोर्शन है उसके जो प्रश्न हैं विभिन्न खंडों में जो पूछे गए हैं उनको हम ये लोग यहाँ पर देखेंगे। तो यह तीसरा वीडियो है जिसके तहत हम लोग यांत्रिकी और गुरुत्व के अधीन गति से संबंधित जो भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं उनको हम लोग पूरी व्याख्या के साथ यहाँ पर देखेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इसमें पहला प्रश्न है, न्यूटन के गति का पहला नियम जाना जाता है। किससे जाना जाता है? तो जो जड़ता का नियम है उसे ही गुरुत्व का या न्यूटन की गति का पहला नियम माना जाता है। यहाँ पे इसका स्पष्टीकरण देखें तो न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इसके अनुसार प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था अथवा सरल अवस्था में या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में रहता है जब तक कोई बाह्य बल उसे अन्यथा व्यवहार करने के लिए विवश नहीं करता है। मतलब जब तक उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगाया जाता है। साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है। किस प्रकार सहायता करता है? तो यह क्या करता है कि कम बल का प्रयोग करके भी उतनी ही मात्रा में काम करने में सहायता करता है। अगला है, एक व्यक्ति एक संवेदनशील सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? तो जब सांस अंदर लेगा तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो तराजू की रीडिंग भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो व्यक्ति के गहरी सांस लेने में तराजू की रीडिंग बढ़ेगी, अर्थात तराजू द्वारा व्यक्ति का वजन अधिक दर्शाया जाएगा। 1 लीटर वायु 1.225 ग्राम वजनी होता है, अतः 1 लीटर वायु अंदर खींचने पर व्यक्ति का वजन 1.225 ग्राम बढ़ जाएगा। हालांकि व्यक्ति के घनत्व में कमी दर्ज होगी। अगला है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये जो है आपका अपकेंद्रण पर आधारित है। किस पे? अपकेंद्रण पर आधारित है। तो वह प्रतिक्रिया बल जो परिमाण में अभिकेंद्री बल के बराबर होता है परंतु जिसकी दिशा अभिकेंद्री बल के विपरीत अर्थात केंद्र से बाहर की ओर होती है, अपकेंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहलाता है। कपड़ा साफ करने की मशीन हो चाहे दूध से मक्खन निकालने की मशीन, ये सभी अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। अगला है, प्रक्षालन मशीन, वही कपड़ा धोने वाली मशीन। प्रक्षालन मशीन की कार्यप्रणाली का सिद्धांत क्या है? तो जैसा कि हम लोगों ने ऊपर ही कहा, अपकेंद्रीकरण है। अगला चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश है? सदिश नहीं है, मतलब अदिश है। तो देखिए, विस्थापन, वेग, बल, ये सब के सब क्या हैं? सदिश राशियां हैं। परंतु आयतन जो है ये सदिश राशि नहीं है। वह राशि जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है सदिश राशियां कहलाती हैं। जिन राशियों को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अतः वेग, बल, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग आदि सदिश राशि है जबकि आयतन अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसमें जो संवेग है ये क्या है? आपकी सदिश राशि है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो विस्थापन है इसमें। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो संवेग क्या होता है? संवेग जो होता है द्रव्यमान गुणे वेग होता है और उसमें वेग से डिवाइड करने को क्या बचेगा? द्रव्यमान बचेगा। तो आपका सी ऑप्शन द्रव्यमान हो जाएगा। बल गुणनफल होता है किसका? तो बल जो गुणनफल होता है आपका द्रव्यमान और किसका होता है? त्वरण का होता है। द्रव्यमान और त्वरण का होता है। आगे चलते हैं इसमें। तो देखिए, बल व धक्का या खिंचाव जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है तो बल इक्वल द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। अगला है, यदि किसी घन क्यूब के आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल को निरूपित करने वाली संख्याएं समान हो तो उस घन के किनारे की लंबाई मतलब उसकी जो एक भुजा की लंबाई की माप इकाई में कितनी होगी? तो ये जो है आपकी 6 यूनिट होगी। कैसे? देखिए, घन का आयतन क्या होता है? उसकी भुजा का क्यूब, तो भुजा मान लीजिए L है तो L का क्यूब हो गया और घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? 6L स्क्वायर हो जाएगा। जैसा कि ऊपर कहा गया कि दोनों बराबर हैं तो L क्यूब इक्वल 6L स्क्वायर, तो L इक्वल कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगला है, ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। अगला है, हवाओं की ऊर्जा क्या होती है? हवाओं की ऊर्जा होती है, इसमें केवल गतिज ऊर्जा होती है। बहती हुई हवा में केवल गतिज ऊर्जा होती है। हवाओं की गतिज ऊर्जा को ऊर्जा के अन्य रूपों जैसे कि विद्युत या यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला है,
वायु शक्ति अर्थात विंड पावर में ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसमें जो गतिज ऊर्जा होगी वही आपका विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होगा। अगला इसी में देखें तो बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिनके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर लिया जाता है या किया जा सकता है। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का जो सिर है वो पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण जो है आपका स्थिरता का जड़त्व है। ठीक है, यदि ट्रेन के एकाएक चल देने से पीछे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण यह है कि यात्री के शरीर का निचला हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में, वह हिस्सा गाड़ी के साथ चलने लगता है, परंतु ऊपरी हिस्सा स्थिरता के कारण, जड़त्व के कारण विरामावस्था में ही बने रहने का प्रयत्न करता है। फलतः यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा पीछे की ओर झुक जाता है। अगला है कथन कारण वाला। कथन है एक पूर्णतः घर्षणहीन पृष्ठ कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस सरफेस पर खड़ा एक व्यक्ति सीटी बजाने से अपने को गति में ला सकता है। देखिए सीटी बजाएगा तो बाहर से उस पर क्या लग रहा है? बल लग रहा है, तो ये पूरी तरीके से सही है, वो अपने आप को गति में ला सकता है। कारण क्या है? यदि किसी तंत्र पर कोई बाह्य बल क्रियाशील नहीं है तो इसका संवेग जो h होता है वो परिवर्तित नहीं हो सकता है, तो ये भी सही है। परंतु ये जो कारण है वो कथन का स्पष्टीकरण नहीं है। तो इस प्रकार से जो बी वाला ऑप्शन है कि ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो रीजन है वो कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अगला देखते हैं, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन और हैं, इसको भी देखिए। क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा जो होता है घर्षण जो होता है वो कम होता है। तो देखिए सड़क पर चलने में हमें आसानी इसलिए होती है क्योंकि पृथ्वी पर उसकी सतह खुरदरी होने के कारण घर्षण बल उत्पन्न होता है। उसकी सतह खुरदरी होने के कारण ही हम उस पर पैर टिकाकर पृथ्वी को पीछे ढकेलते हैं, और न्यूटन के तृतीय नियम जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है उसके अनुसार हम आगे बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होने के कारण उस पर चलना सड़क पर चलने की तुलना में कठिन होता है। अगला है निम्न कथन पर तथा उससे निकाले गए निष्कर्ष पर विचार कीजिए तथा बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए कथन क्या है कि भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब जब गाड़ी को हम पहले स्टार्ट करते हैं ढकेल करके तो उस समय हमें ज़्यादा ताकत देनी पड़ती है, परंतु जब एक बार चल जाती है तो उसको चलायमान रखने के लिए कम ताकत देनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या है कि एक बार गाड़ी चल पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। अगला है एक मनुष्य स्थिर नाव से 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से कूदा और नाव 0.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से खिसकती है पीछे की ओर। बताइए कि नाव का द्रव्यमान जो है मनुष्य के द्रव्यमान का कितना गुना है। तो देखिए इसका उत्तर है 10 गुना। अब कैसे 10 गुना आएगा इसको देख लेते हैं। माना व्यक्ति का द्रव्यमान जो है m है तथा नाव का द्रव्यमान n है, तो देखिए नाव और व्यक्ति का कूदने के पूर्व संवेग क्या होगा? दोनों का जो संवेग का योग क्या होगा? 0 होगा। तो देखिए और उसके बाद देखिए व्यक्ति के कूदने के उपरांत दोनों का संवेग क्या होगा? ये जो होगा वो आपका नाव का संवेग में नाव का नहीं, एक सेकंड, नाव का जो वेग कितना है? 5 मीटर है। मनुष्य जो कूदता है वो 5 मीटर पर सेकंड की, तो मनुष्य के संवेग में से नाव का संवेग माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या हो जाएगा? m इंटू 5 माइनस n इंटू 0.5 इक्वल किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये n बाई m इक्वल 10 आएगा। तो n इक्वल क्या हो जाएगा? m इंटू 10। m क्या था आपका? m था व्यक्ति का द्रव्यमान, मतलब व्यक्ति के नाव का द्रव्यमान व्यक्ति के द्रव्यमान का 10 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक ट्रक, एक कार और एक मोटरसाइकिल की गतिज ऊर्जाएं समान है। यदि समान अवरोधक बल लगाए जाएं और वे क्रमशः x, y और z दूरी पर रुकें तो इन x, y, z में संबंध क्या होगा? तो देखिए तीनों ही बराबर होंगे, x इक्वल y इक्वल z। क्यों? यदि किन्हीं वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान है, इक्वल है और उन पर समान अवरोधक बल लगाए जाएं तो वे समान दूरी पर ही रुकेंगे, अतः x, y और z आपस में बराबर होंगे। अगला है
दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात जो है 4:9 है, तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? तो देखिए इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए पहली वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, K1 इक्वल हाफ mv/v1 और दूसरी का कितना है, K2 इक्वल हाफ mv/2। अब इनका अनुपात इस तरह से कि अनुपात कितना है इनका 4/9 है। चूंकि मास बराबर हो तो mm कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 4/9 इक्वल v1/v2, ये इधर अंडर रूट हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2/3 आ जाएगा। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। आगे चलते हैं, इधर एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 22। एक व्यक्ति कार में जो विराम में बैठा है, सड़क से कार के 4 पहियों में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया R है जब कार विराम में है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो अग्र पहियों मतलब आगे के पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया में क्या परिवर्तन आएगा? तो जो प्रतिक्रिया है यह R से कम हो जाएगा। किसी वस्तु में गतिक घर्षण जो होता है डायनेमिक फ्रिक्शन अवलंब प्रतिक्रिया के समानुपाती तथा स्थैतिक घर्षण स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। अगला है, तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो ये जो होगा आपका क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा, मतलब इंक्लाइंड होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। देखिए, समतल सड़क पर समान त्वरण से गति करने का टैंकर में उपस्थित तेल का मुक्त पृष्ठ क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहियों वाला वाहन, ये 4 चीज़ें हैं, इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो देखिए, इसमें से जब ये 4 पहियों वाला वाहन मान लीजिए स्लिप करके गिरेगा तो इसमें बाहरी पहियों पर उल्टेगा ये और बाहर की तरफ फिसलेगा, बाहरी पहियों पर उल्टेगा और बाहर की तरफ फिसलेगा, अंदर की तरफ नहीं फिसलेगा, ठीक है। तो आपका जो ए ऑप्शन है 1 और 3 ये सही हो जाएगा। देखिए, यदि कोई गाड़ी वांछित चाल के सापेक्ष तेज चल रही है तो वह मोड़ पर बाहर की ओर फिसलने लगती है, परंतु तब घर्षण बल भीतर की ओर लगकर अतिरिक्त अभिकेंद्री बल प्रदान कर देता है, अभिकेंद्री बल केंद्र की तरफ लगता है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर वाहन बाहर की ओर फिसलेगा और बाहरी पहियों पर उलट जाएगा। अगला है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है? तो देखिए, त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो A इक्वल v-u/t। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, v इक्वल u प्लस AT। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, A इक्वल v-u/t हो जाएगा। जो v है अंतिम वेग है, u जो होता है प्रारंभिक वेग है, A आपका त्वरण है, t क्या है आपका टाइम है। अब गुरुत्व के अधीन जो गति है उससे संबंधित जो प्रश्न है उसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। एक सेकेंड, ये है आपका यहाँ से, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये बताया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ एवं खगोलशास्त्री थे। उन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की। सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यह है आपका गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया? तो यह सिद्धांत जो है आइजैक न्यूटन के द्वारा दिया गया। चार्ल्स न्यूटन नहीं, आइजैक न्यूटन नाम था। गुरुत्वाकर्षण पदार्थों द्वारा एक दूसरे की ओर आकृष्ट होने की प्रवृत्ति है। सर आइजैक न्यूटन ने गति के 3 नियमों एवं गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। न्यूटन ने अपनी मौलिक खोजों के आधार पर बताया कि केवल पृथ्वी ही नहीं अपितु विश्व का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता रहता है। कणों के बीच कार्य करने वाले पारस्परिक आकर्षण को गुरुत्वाकर्षण तथा उससे उत्पन्न बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने किया था। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। इस नियम के अनुसार 2 पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण बल का परिणाम उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। देखिए, इस प्रकार से फॉर्मूला होता है। जो बल है वो G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r², जहाँ F जो है बल है, m1 पहले पिंड का द्रव्यमान, m2 दूसरे पिंड का द्रव्यमान, r दोनों पिंडों के बीच की दूरी है और G गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है। अगला है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है। अंतरिक्ष में कम गुरुत्व के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह सकते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों
में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती हैं। अगला है अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेब को छोड़ा जाता है तो वह क्या होगा, तो वह भी क्या होगा, अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसकी गति उसी गति से गतिमान होगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है पीसा की झुकी हुई मीनार जो इटली में है वो गिर नहीं जाती, क्यों नहीं गिरती, क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। ठीक है, देखिए गुरुत्व केंद्र जो है वह बिंदु होता है जहां वस्तु का संपूर्ण द्रव्यमान संकेंद्रित होता है। कोई भी वस्तु तब तक स्थिर रहती है जब तक गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा उसके तल से होकर गुजरती है। अभी तक पीसा की मीनार के गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा मीनार के तल के अंदर रहती है, इसलिए झुकी हुई मीनार अभी तक नहीं गिरी है। ऐसा माना जाता है कि मीनार के और अधिक झुकने पर गुरुत्व केंद्र से होकर जाने वाली रेखा मीनार के तल से बाहर हो जाएगी, तब वह गिर पड़ेगी। अनुसंधानकर्ताओं के अनुसार वर्ष 2030 से 2050 तक यह मीनार पूर्ण रूप से गिर जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो उनके स्थान पर है उसके स्थान पर दुगनी होती, मतलब उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाए, दुगनी हो जाए, तो सूर्य तथा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह क्या होगा, तो वह जो अभी पड़ रहा है उसका चौथा भाग होगा। क्यों, क्योंकि इस फार्मूले से आ जाइए, जब दूरी बढ़ेगी तो क्या होगा, गुरुत्व बल जो है इनके बीच का वो कम होगा, तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। मतलब दूरी को दुगनी करेंगे तो गुरुत्व बल क्या होगा, उसका 4 गुना कम हो जाएगा, चौगुना मतलब 1/4 हो जाएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पे जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है, तो उसका भार अपरिवर्तित होता है। आदर्श परिस्थितियों में वायु प्रतिरोध को नगण्य मानते हुए किसी वस्तु को ऊपर से गिराने पर उसके भार में कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि उसका द्रव्यमान और उस पर लगने वाला गुरुत्वीय त्वरण अपरिवर्तित रहता है। अगला है लकड़ी, लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है तो कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा, तो देखिए सभी साथ में पहुंचेंगे। यहाँ पे आदर्श आइडियल कंडीशन जब वायु का अवरोध नहीं लग रहा है उस कंडीशन में। ठीक है, अगला है हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, देखिए यहाँ हवा की बात कर रहा है, यदि पृथ्वी का था तो अलग बात थी, हवा कह रहा है मतलब हवा का अवरोध काम करेगा, तो जब हवा का अवरोध काम करेगा तो जो भारी होगा वो पहले आएगा, जो हल्की होगी वो बाद में आएगी। तो इस प्रकार से लकड़ी की जो गेंद है वो बाद में गिरेगी। अगला क्वेश्चन है, दो गेंद ए तथा बी क्रमशः 10 किलोग्राम, मतलब एक गेंद जो है 10 किलोग्राम की, बी गेंद 1 किलोग्राम की है, इन्हें 10 मीटर की ऊंचाई से एक साथ गिराया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो देखिए यहाँ आइडियल कंडीशन होगी क्योंकि हवा की बात कर ही नहीं रहा, तो दोनों भूमि पर दोनों ए और बी एक साथ पहुंचेंगी। आगे चलते हैं। कथन कारण वाला कथन है, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है, कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है। तो देखिए पहला तो सही है, परंतु चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी की तरीके से, परंतु कम होता है, तो इसलिए सी बी कथन सही है, कारण गलत है, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है, 1/6 होता है। अगला है किसी पिंड का भार जो होता है, किसी पिंड का जो किसी पिंड का जो भार होता है आपका, वो ध्रुवों पर, पोल्स पर वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए इसी में स्पष्टीकरण पर देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम एवं ध्रुवों पर सबसे अधिक होने के कारण पिंड का भार जो कि द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है और ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। मानव शरीर का भार ध्रुवों पर अधिकतम होगा और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होगा। एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किस में होता है, तो एक पिंड का अधिकतम भार जो है वो किस में होता है, हाइड्रोजन में होता है। किसी पिंड का द्रव्यमान सदैव नियत रहता है और उसका भार दो चीज़ों पर निर्भर करता है, गुरुत्व बल पर और पिंड पर लगने वाले उत्क्षेप बल पर। दिए गए विकल्प में हाइड्रोजन सबसे हल्का है और विरल माध्यम, अतः उसके द्वारा लगाया गया उत्क्षेप बल सबसे कम होगा, अतः पिंड का भार हाइड्रोजन में सर्वाधिक होगा। अगला है गुरुत्व के अधीन विरामावस्था से मुक्त रूप से गिरने वाली किसी कण के मामले में समय t और विस्थापन d का विवरण किसमें सही दर्शित है,
तो ये जो ए ऑप्शन है आपका इसमें सही दर्शित है, पैराबोला बनेगा। तो देखिए कैसे, तो देखिए विरामावस्था शून्य से गुरुत्व बल के साथ स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड के लिए S इक्वल हाफ GT² समीकरण उपयुक्त है, जो परवलय पैराबोला का समीकरण है। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा कोण पर आनत है, इंक्लाइंड है, मतलब जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्थल मतलब नीचे तक, बॉटम तक पिंड को पहुंचने में लगा समय कितना होगा? तो इस प्रकार से है। तो देखिए इसका जो सी वाला ऑप्शन है 1/sin थीटा √2h/g। कैसे आएगा ये? देखिए कण चिकने आनत समतल पर है, अतः वह g के बजाय, जो कि इंक्लाइंड है, अतः g के बजाय g sin थीटा के अंतर्गत गति करेगा, तथा कण विरामावस्था से गति प्रारंभ कर रहा तो प्रारंभिक चाल कितनी होगी? u इक्वल 0 होगी। तो गति का समीकरण जो होता है s इक्वल ut प्लस हाफ GT², यहाँ पे ut वाला 0 हो जाएगा, s इक्वल हाफ GT², और यहाँ पे g की जगह पे आप क्या रखेंगे? g sin थीटा रखेंगे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपका t की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 1/sin थीटा √2h/g। अगला है, एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण के साथ गिराई जाती है। 3 सेकंड बाद उसका वेग कितना होगा? तो 3 सेकंड बाद उसका वेग 29.4 मीटर पर सेकंड होगा। कैसे होगा? इसको यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू कितनी दी गई? 9.8 मीटर पर सेकंड प्रति सेकंड स्क्वायर। टी कितना है? टाइम 3 सेकंड, और प्रारंभिक गति कितनी है? 0। तो इसको आप फार्मूला में रखिए b इक्वल यू प्लस ए टी। तो u 0 है, और इसको सॉल्व करेंगे तो 29.4 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। आगे चलते हैं। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% से कम हो जाए तो पृथ्वी के तल पर जो g का मान हो कितना हो जाएगा? 2% वो बढ़ जाएगा। आप इस फार्मूले से देख सकते हैं। अगला है, विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण त्वरण क्या होगा? त्वरण जो होगा वो 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अधिक होगा। डी वाला सही है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जो है जी जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण वो इसका 1/6 हो जाए तो चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, द्रव्यमान जितना पृथ्वी पर होगा उतना ही चंद्रमा पर होगा, तो 100 किलोग्राम ही रहेगा। ठीक है, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, भार में परिवर्तन होता है। भारहीनता क्या होती है? तो भारहीनता जो होती है गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति को भारहीनता कहते हैं। भारहीनता वह होता है जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ऊपर की ओर लगने वाले बल से संतुलित हो जाए। ठीक है, जितना नीचे लग रहा है उतना ऊपर की तरफ लग रहा है। हम जानते हैं कि पिंड का भार W जो है वो आपका द्रव्यमान और जो गुरुत्व बल होता है या गुरुत्व होता है उसके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अगला है, निम्न में से कौन सुमेलित क्रम में है? तो देखिए रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की, पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, एक्सरे WK रोएंटजन, चेचक एडवर्ड जेनर। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से घूमती है। इस तेज गति को हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने कक्ष में पृथ्वी की गति की अपेक्षा में हमारी जो गति है वो क्या है? शून्य है। ठीक है, इस वजह से। अगला है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो यदि अचानक से लुप्त हो जाए तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसीलिए पृथ्वी पर नहीं नीचे गिरता है क्योंकि पृथ्वी का जो आकर्षण बल है वो क्या करता है? उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। कृत्रिम उपग्रह की गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। तो देखिए पृथ्वी की चारों ओर परिक्रमा करते हुए कृत्रिम उपग्रह पर 2 प्रकार के बल कार्य करते हैं। एक है केंद्रीय बल और दूसरा है प्रक्षोभ बल। केंद्रीय बल गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। केंद्रीय बल जो है वो गोलाकार पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है जिसके कारण उपग्रह अपनी गति के लिए आवश्यक अपकेंद्रीय त्वरण प्राप्त कर पृथ्वी की वृत्तीय अथवा दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करता है और पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता है। प्रक्षोभ बल के अंतर्गत, जो प्रक्षोभ बल है इसके अंतर्गत वायुमंडलीय कर्षण, पृथ्वी की गोलाई में त्रुटि, चंद्र एवं सौर के गुरुत्वाकर्षण, खिंचाव, सौर विकिरण,
दाब आदि से उत्पन्न बल आते हैं। इन बलों का योग यद्यपि कम है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। ठीक है, इन बलों का योग यद्यपि कम होता है, किंतु इनके कारण उपग्रह के पथ में विचलन आ जाता है। यह अधिक ऊंचाई वाली कक्षा, जैसे भूस्थिर कक्षा जो कि 36,000 किलोमीटर की या उससे अधिक ऊंचाई पर होता है, में स्थापित उपग्रह तो वायुमंडलीय कर्षण से अप्रभावित रहते हैं, परंतु निम्न कक्षा वाले उपग्रहों की कक्षीय त्रिज्या जो है वो वायुमंडलीय कर्षण से प्रभावित होकर के धीरे धीरे कम होती जाती है और अंततः ऐसे उपग्रह पृथ्वी के सघन वायुमंडल में पहुंचकर भस्म हो जाते हैं। अगला है, एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्री बल के प्रभाव से होता है, जो प्राप्त होता है किससे? पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण से। अगला है, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है डॉपलर प्रभाव के द्वारा। देखिए, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से डॉपलर ट्रैकिंग द्वारा सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है। यह ट्रैकिंग ट्रांसमीटर व रिसीवर की सहायता से की जाती है। डॉपलर प्रभाव की मदद से सुस्पष्टता से यह ट्रैकिंग संभव होती है। अगला है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा निम्न में से किस कारण से करता है? तो ये जो है केंद्राभिमुखी बल के कारण से करता है। अगला है, प्रकृति के ज्ञात बलों को चारों ओर में विभाजित किया जा सकता है, जैसे कि गुरुत्व, विद्युत चुंबकत्व, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल। उनके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? देखिए, चारों आप पढ़िए। पहला है, गुरुत्व चारों में सबसे प्रबल है, ये सरासर गलत है। ठीक है। दूसरा, विद्युत चुंबकत्व तो सिर्फ विद्युत आवेश वाले कणों पर क्रिया करता, सही है। दुर्बल नाभिकीय बल विघटन नाभिकता का कारण है, डी सही है भी। प्रबल नाभिकीय बल परमाणु के केंद्रक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को धारित किए रखता है, ये तीनों ही सही हैं। परंतु जो पहला है, चार आधारभूत बलों में गुरुत्वीय बल जो है सबसे क्षीण बल होता है, जबकि प्रबल नाभिकीय बल समस्त मूलभूत बलों में प्रबलतम होता है। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ेगा? जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो, परंतु जब त्वरित गति से नीचे की ओर जा रही हो तो उसे सबसे कम अपना भार मालूम पड़ेगा। देखिए, मानव व्यक्ति का द्रव्यमान m है तथा भार उसका जो है w है, तथा लिफ्ट का जो त्वरण है वो a है, तो a त्वरण से वो ऊपर की ओर जा रही है, तो व्यक्ति पर लगने वाला जो बल है वो गुरुत्व के कारण लगने वाला बल होता है इक्वल mg। ठीक है, m इंटू जी। लिफ्ट द्वारा ऊपर की दिशा में जो प्रतिक्रिया होगी वो क्या होगी? m इंटू ए होगी। तो न्यूटन के द्वितीय नियम के द्वारा वेट जो होगा भार, उससे आप mg को माइनस करेंगे और ये ma के बराबर होगा, तो आपका जो भार होगा क्या होगा? g प्लस ए, ये दोनों त्वरण ऐड हो जाएंगे और m से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पष्ट है कि लिफ्ट द्वारा त्वरित गति से ऊपर की ओर जाने पर व्यक्ति को अपने भार के बढ़ने का आभास होगा। इसके विपरीत लिफ्ट द्वारा नीचे की ओर गति करने से व्यक्ति को अपने भार में कमी का आभास होगा, क्योंकि उस दशा में क्या होगा? a जो है वो निगेटिव हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32, लोलक की कालावधि टाइम पीरियड क्या होती है, किस पर निर्भर करती है? तो देखिए, पहले आप यहाँ फार्मूला देखिए। जो टाइम पीरियड t इक्वल होता है 2 पाई इंटू अंडर रूट एल बाई जी। एल आपका लंबाई है, तो किस पे निर्भर करेगा? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, मतलब लोलक की लंबाई जितनी अधिक होगी उसकी कालावधि भी उतनी अधिक होगी। ठीक है, जितनी लंबाई अधिक होगी एल, कालावधि मतलब उतना ही देर तक वो क्या करेगा? घूमेगा। लोलक घड़ियां जो होती हैं गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? क्योंकि गर्मियों में इनकी जो लोलक की लंबाई जो होती है वो बढ़ जाती है, तो इनकी जो कालावधि है वो बढ़ जाती है। आगे चलते हैं, एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो देखिए, जब बैठी थी तो लंबाई ज़्यादा थी, जब वो खड़ी हो जाएगी तो जो एल है उसकी लंबाई घट जाएगी, तो इससे क्या होगा कि जो आवर्तकाल है वो कम हो जाएगा। मतलब एल कम हो जाएगा तो आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। अगला है, एक सामान्य दोलक का दोलन चल रहा है, ऐसे में ये कुछ दशाएं दी गई हैं, इसमें बताना कौन सा सही है। तो देखिए, जब गोला माध्य स्थान से गुजरता है, मिडिल से, ये इस प्रकार से ऐसे गति करेगा तो ये माध्य स्थान है। ठीक है, तो माध्य स्थान से गुजरता है तो माध्य स्थान पर त्वरण 0 होता है, बिल्कुल सही है। हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है, दोनों तरफ, माध्य के दोनों तरफ एक किसी
निर्दिष्ट वेग को 2 बार प्राप्त करता है, एक बार गोले की एक तरफ, एक बार गोले माध्य स्थिति के एक तरफ। तीसरा, तो दूसरा भी सही है। तीसरा, दोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसके गति और त्वरण दोनों शून्य होते हैं, तो ये गलत है। देखिए, चरम स्थिति पर पहुंचने, एकदम टॉप पे पहुंचने पर ऐसे ये चरम स्थिति है, तो चरम स्थिति पर पहुंचने पर गति तो आपका शून्य होता है, परंतु त्वरण शून्य नहीं होता है। सामान्य दोलक का दोलन आयाम समय के साथ साथ कम होता जाता है, ये सही है। तो पहला, दूसरा, चौथा सही है, तीसरा गलत है। तो इसमें ऑप्शन देखिए, जो सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए, सरल आवर्त गति करने वाला पिंड जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उस पर कोई बल नहीं कार्य करता, ये अवस्थाएं होती हैं। उसका त्वरण शून्य होता है, वेग अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। और जब पिंड गति के अंतः बिंदु मतलब चरम स्थिति पर पहुंचता है, मतलब ये चरम स्थिति, ये दोनों तरफ जहां मैक्सिमम जा सकती है, ये चरम स्थिति हुई। तो चरम स्थिति पर पहुंचता है तो क्या होता है, उसका त्वरण जो होता है वो अधिकतम होता है, उस पर कार्य करने वाला प्रत्यानयन बल अधिकतम होता है, गतिज ऊर्जा शून्य होती है, स्थितिज ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, वेग शून्य होता है। साथ ही हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्दिष्ट वेग को प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त सामान्य परिस्थितियों में सामान्य दोलक का दोलन आयाम वायु प्रतिरोध आदि कारणों से समय समय के साथ कम होता जाता है। इस तरीके से जो आपका तीसरा वाला कथन था गलत था, 1, 2, 4 सही था। अगला चलते हैं। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है कब? शीतकाल में तीव्र गति से चलेगी, उसकी कालावधि कम हो जाएगी। और ग्रीष्मकाल में क्या होगा, ये धीरे चलेगी, क्योंकि आवर्तकाल इसका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, सुस्त हो जाती है घड़ी। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है तथा पृथ्वी पर वापस नहीं आता। तो पृथ्वी का पलायन वेग कितना? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब इस वेग से आप किसी को फेंक दीजिए तो वह दोबारा पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। अगर किसी वस्तु को 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाए तो क्या होगा? तो वह पृथ्वी पर वापस पृथ्वी पर आ गिरेगी, क्योंकि 8 किलोमीटर जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से कम है, मतलब पलायन वेग से कम है, इसलिए ये वापस आ जाएगा। तो देखिए अगला है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है? तो इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग जो है उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है, इस वजह से यहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान लगभग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि पृथ्वी पर कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। ठीक है, तो चंद्रमा पर पलायन वेग कम होता है, मतलब कम ही, थोड़ी से भी आप मेहनत कर दिए तो वो अंतरिक्ष में चला जाएगा। तो पलायन वेग से गैस के अणुओं का वेग ज़्यादा होने के कारण वहाँ से पलायन कर जाते हैं। तो जो गैस के अणु हैं उनका वेग 2.4 किलोमीटर पर सेकंड से ज़्यादा होता है, इसलिए वो चंद्रमा की सतह को छोड़ के चले ही जाते हैं। इसी कारण से चंद्रमा पर वायुमंडल संभव नहीं है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने इन प्रश्नों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।